नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। और यूपी में दो ऐतिहासिक इमारतों पर सियासी तलवारें खिंची हैं। एक तरफ जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो अब आगरा के ताजमहल का मुद्दा भी कोर्ट में पहुंच चुका है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों मसले भले ही अलग अलग शहरों के हों, लेकिन विवाद एक ही तरह का है। दोनों ही इमारतों पर दावा किया जा रहा है कि मंदिरों के ऊपर जबरन मस्जिद और मकबरे बनाए गए हैं। हालांकि वाराणसी में श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़ आ गया है और ऐसी खबरें हैं कि इस मामले में एक वादी राखी सिंह केस वापस ले सकती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ओवैसी के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उधर ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बंद कमरों का रहस्य सामने आने के बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर आगरा में मौजूद इमारत ताजमहल या तेजो महल है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे कि आखिर कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे का एक समुदाय विरोध क्यों कर रहा है। साथ ही क्या वाकई ताजमहल का कोई कनेक्शन शिव मंदिर से है, और क्या ताजमहल का मसला भी आने वाले वक्त में ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह पर जाता हुआ नजर आएगा। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब ताजमहल में बंद कमरों की जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। ताजमहल में बंद कमरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ताजमहल में बंद 22 कमरों का एएसआई सर्वे कराया जाए। साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में तथ्य खोज समिति गठित की जाए। याचिकाकर्ता ने मूर्तियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश के लिए निर्देशित करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे यह साफ हो पाए कि वहां शिव मंदिर है या फिर ताजमहल। 10 मई को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। शनिवार को मुस्लिम समुदाय के विरोध के चलते वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। इस मामले में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था और कानून बिगाड़ना अगर किसी ने चाहा तो उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त। वहीं श्रृंगार गौरी पूजन मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। श्रृंगार गौरी पूजन मामले में 5 वादियों में से एक वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेना चाहती हैं। उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा दावा किया है कि राखी सिंह केस वापस लेंगी, लेकिन इस मामले में बाकी महिला वादियों ने केस वापस लेने की खबर को अफवाह करार दिया है। ये महज अफवाह लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके चाचा हैं जितेंद्र सिंह बिशन। मुझे लग रहा है, मुझे अभी जानकारी कुछ भी नहीं इस बारे में, मुझे लग रहा है ये अफवाह है, बस अफवाह है, कुछ नहीं। क्या ये केस आप सब लोग लड़ेंगी या वापस करेंगी? नहीं, हम लोग मिलके सब लोग लड़ेंगे। कोई मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये लोग डर के बैठ जाए। कौन लोग हैं अफवाह? हो सकता है विपक्ष के लोग हैं, हो सकता है विपक्ष के लोग हल्ला उड़ा दे कि ये लोग बैठ के जाए डर के मारे। लेकिन जितेंद्र सिंह बीसें जो है वो इस केस से जुड़े हुए आदमी है, वो क्यों इस तरह की अफवाह उड़ाएंगे? नहीं, उनको अब कोई मतलब उड़ा नहीं सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उनसे, उन्हीं के तो संरक्षक में हम लोग हैं। आपको बता दें कि रेखा, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में वाद दाखिल किया था। उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग की थी। उधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर वीएचपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। वीएचपी ने कहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उसकी औकात नहीं है उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने का। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने न दिया जाए। कुल मिलाकर पहले ज्ञानवापी मस्जिद और अब ताजमहल के बंद कमरों के सर्वे की मांग ने न केवल यूपी का माहौल गरमा दिया है, बल्कि सियासतदानों को भी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मामला भले ही अलग अलग शहरों का हो, लेकिन विवाद एक ही मसले को लेकर है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद और मकबरा बनाया गया है। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं, जावेद अहमद जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही गुरु रितेश्वर हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुएब सिद्दीकी हमारे से जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ताजमहल के मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत रुद्र विक्रम सिंह जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, जो याचिका आपकी तरफ से डाली गई है उसमें क्या कुछ मांग की गई है आप लोगों ने? देखिए, याचिका में जो हमने मांग करी है, सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि हम जब ताजमहल घूमने गए तो वहां पे हमें पता चला कि वहां पे कुछ कमरे हैं, लगभग 20 से ज्यादा कमरे हैं, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो कि 20 से कमरे ऐसे हैं जो कभी खुले नहीं और अनिश्चित काल के लिए बंद है। उनका कोई अवधि भी नहीं है कि ये अब तक बंद है या तब तक खुलेंगे। हमने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई में हमने पूछा कि भाई ये कमरे क्यों बंद है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें ये जानने का भी हक है ये कमरे क्यों बंद है, और उन्हें देखने का भी हक है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। तो उस याचिका में उस आरटीआई में जवाब मिला हमें कि ये सुरक्षा कारणों से बंद है। हमने पर्यटन विभाग को चिट्ठी लिखी देश की कि आखिर ये ऐसे कौन से सुरक्षा कारण है, ताजमहल ऐसा कोई बॉर्डर पर स्थित तो है नहीं, ऐसा कौन सा सुरक्षा कारण है जिसकी वजह से ये कमरे बंद हैं। वहां से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, उसने 2017 में भारत सरकार को यह लिखा था कि आप जो ताजमहल का जो विवाद है इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के इसको सुलझाइए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लखनऊ हाईकोर्ट गए कि ये जो मामला है, एक तो ये 22 कमरों का, लगभग 22 कमरों का जो मामला है क्यों बंद है, इसका ये कमरे खुलवाए जाए, इसमें देखा जाए कि वाकई में जो हिंदू पक्ष कहता रहा है हमेशा से कि इसमें भगवान शिव की मूर्ति है या अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है, ये वाकई में राजा मान सिंह का पैलेस था जिसको तोड़फोड़ कर शाहजहां ने इसको ताजमहल का नाम दे दिया। और दूसरा हमने इसमें मांग करी है कि यहाँ के जो नीचे जो तहखाने में जो दीवाल हैं, दीवालों में जो ईंटों से उसको बंद कर दिया गया है उसको खोला जाए, उसमें देखा जाए कि इस आखिर वाकई में उसमें ऐसा क्या है कि उसको बंद किया गया है। तो ये सारी मांगे हमने लखनऊ हाईकोर्ट में लगाई हैं। ठीक है रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और शुएब सिद्दीकी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए हर अधिकार है हर आदमी को कि अगर किसी चीज को लेकर विवाद है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, वहां याचिका लगा सकता है। ये कोर्ट का अधिकार है कि वो याचिका को खारिज करे, स्वीकार करे, और अगर स्वीकार हो जाती है तो फिर जांच होनी चाहिए ना, इसमें आपत्ति किस बात की? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इस मुल्क में कानून का सम्मान हर इंसान को करना चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि ये मामला बहुत ही संगीन है, इसलिए दोनों पक्षों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए। और जहां तक के मस्जिद की बात आ रही है, तो जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, मैं चाहता हूँ उसमें कोई सियासी पार्टी सियासत ना करे, वरना बात बहुत ज्यादा इधर उधर हो सकती है। और जहां तक नमाज की बात है, उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, कम से कम दोनों पक्षों को एक कॉपी मिलनी चाहिए, जो अब तक सामने नहीं आया है कि मिली है कि नहीं मिली है। और किसी को भी, जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ लेने की जरूरत नहीं है, और लेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे सर, सर्वे तक पूरा नहीं करने दिया गया, टीम पहुंची थी वीडियोग्राफी करने के लिए, लेकिन सर्वे तक पूरा नहीं हो पाया। मैं अब उसमें देखिए, वो जांच का विषय है, बिल्कुल होना चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से। और यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जांच ना हो, तो आप उसको कोर्ट की कॉपी दीजिए, और कोर्ट में रिमाइंडर डाला जाता है, कोर्ट में रिमाइंडर डाले कि वो नहीं जांच कराना चाह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं जांच कराना चाह रहे हैं। और जहाँ तक नमाज की बात है, तो ये मुस्लिमों में है, हर धर्म में भी है कि जहाँ कोई जमीन विवादित अगर होती है तो वहाँ नमाज जायज भी नहीं है। इसमें लोग सियासत ज्यादा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है इस मुल्क के हर लोगों से कि सियासत ना करें। अभी आप देखिए, हाल में ही अभी लखनऊ में, अमीनाबाद में अभी कल परसों में काम हुआ है, उसमें बुलडोजर चलाया गया, हटा है, तो उसको बात भी सामने आनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों पक्ष की बात को रखा जाए, दोनों कॉपी दी जाए, और दोनों कमेटियों की मीटिंग करा दी जाए बैठ के, जिससे कि किसी को मौका ना मिले तो सियासत करने का, क्योंकि आम आदमी इसमें पिस जाता है। बड़े लोग सियासत करते हैं, बड़ी जावेद अहमद जी, सियासत कौन कर रहा है फिर? और आम आदमी से नुकसान में है। आप देखिए, अरे सियासत हर पार्टी के लोग सियासत कर रहे हैं, आम आदमी नुकसान में हो रहा है। जावेद अहमद जी कहां तक पहुंची आ रही है? सर, मेरा सवाल जावेद अहमद जी से। देखिए, देश के अंदर राजनीति का काम और सत्ता का काम, जो
समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको समाप्त करने। लेकिन जब सरकार विसंगतियों को उत्पन्न करने के लिए धार्मिक मसलों में उलझाने का काम करेगी तो ये स्थितियां आज कानून के सम्मान की जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसको पहले समझ लेना चाहिए और कोई पक्ष या उसकी बात नहीं करना। जब एक अधिनियम है संविधान में कि 1991 में जो लागू हुआ, अगर सरकारी वकील राज्य सरकार का जो जिले सत्र न्यायालय में अधिवक्ता है, जो सरकारी एडीजीसी हो या पीटीसी हो, अगर उस व्यक्ति ने इस पिटीशन पर संवैधानिक आपत्तियां दर्ज कराई होती तो आज ये लड़ने लड़ाने की क्रिया प्रक्रिया की जो तमाम बातें हो रही है, कानून के सम्मान की दुहाई दी जा रही है। अरे सर, कानूनी प्रक्रिया का ही तो सम्मान हो रहा है ना, ये कोर्ट के ही ऑर्डर है। वीडियोग्राफी जो है कोर्ट का ही ऑर्डर है, तो उसका तो सम्मान करिए ना कम से कम, यही तो बात हो रही है। मैं कोई रोक रहा हूँ कि मैं सम्मान करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं कह रही ना सर, जो वहाँ लोग रोक रहे हैं उनको कह रही हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए, ये पिटीशन पर कोई आदेश ही नहीं होता, ये पिटीशन खारिज हो जाती। पहली बात, अगर सरकारी वकील ने सरकार का पक्ष रखा होगा, अगर ये आदेश हुआ है तो सरकार को आगे अपील करनी चाहिए कि समाज में भाईचारा बना रहे। नंबर एक, ये जो बात है। दूसरी बात यह है कि माँ श्रृंगार गौरी के वहाँ पूजन अर्चना की जो बात की जा रही है, निश्चित रूप से कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी आस्था के हिसाब से, और मस्जिद और माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर के बीच में थोड़ी अंतर भी है, उस पर पूजा पाठ नहीं रोकी जानी चाहिए। अगर प्रतिबंध लगा है तो राज्य सरकार को उस प्रतिबंध को समाप्त कर देना। ठीक है संजय चौधरी। दिव्या जी, एक बात और समझ लीजिए, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देखिए समाजवादी पार्टी के मित्र वही तर्क रख रहे हैं जो इस विषय को लेकर ओवैसी साहब बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तथ्यों का और जो सत्य की स्थिति है उससे कोई तालमेल नहीं है। देखिए, मनुष्यता, जीवन, आदमी का ज्ञान, विज्ञान, प्रगति केवल इसलिए है क्योंकि वो असत्य से सत्य की ओर चलता है। अगर कोई सत्य है और उस सत्य को जानने का कोई प्रयास हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आखिर विकास क्या है, विकास सच्चाई को जानना ही क्या है। पुरातत्वविद हो, अन्वेषक हो, वैज्ञानिक हो, समाजशास्त्री हो, वो क्या करते हैं? वो समाज की अबूझ पहेलियों को खोजने का और सत्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये असतो मा सद्गमय का जो मंत्र है उसका व्यवहारिक उपयोग है। अगर कोई चीज अबूझ है, अगर कोई असत्य है, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कंफ्यूजन है, तो मुझको लगता है कि उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, वो सच सामने आना चाहिए, क्योंकि असत्य के धरातल पर खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी धर्म, कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी आराधना का तरीका ये सही नहीं हो सकता। और इसीलिए सच को जानना बहुत जरूरी है और मनुष्य का विकास ही सच को जानने के लिए है। तो मुझे लगता है कि सच को जानने का जो प्रयास हो रहा है, जिसके लिए अदालत ने आदेश दिया है, उस सच को स्वीकारना चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए, ताकि सत्य आऊंगी जावेद जी आपके पास और ठीक है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रवि भट्ट, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र अभी संजय चौधरी भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है और इतिहास अगर हमें नहीं पता है तो वो कम से कम सामने आना चाहिए। वो तो आप चाहते हो कि नागपुर और हैदराबाद मिलकर देश के अंदर सद्भाव को खराब। डॉक्टर रवि भट्ट, जावेद जी आऊंगी मैं आपके पास, ये हैदराबाद बारी बारी से एक एक रिएक्शन पहले ले लूं। मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया हूं, आधी बात बीच में आपकी जो थी वो सुनाई नहीं पड़ रही थी, पर आधी बात सुनाई पड़ी मेरे को आपको। मैं यहाँ पर केवल इतना ये कहना चाहूंगा, जब ऐतिहासिक तथ्यों की बात होती है तो हम लोगों को एक बेसिक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ मार्जिन बिटवीन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी। जब आस्था जो होती है, आस्था जुड़ जाती है किसी ऐतिहासिक तथ्य को जानने के लिए, वो किसी भी जगह हो सकता है दुनिया की, तो उसका जो पहली कैजुअलिटी होती है वो क्या होती है कि आस्था तथ्यों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करने लगती है। चाहे अगर यहाँ पर इफ यू आस्क मी टू अ लिटिल बिट बोल्ड, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, कोई भी हो, तो वहां पर वो वही देखने की कोशिश करता है जो कि वो है। और जब इतिहास के तथ्यों को आप एक के बाद पढ़ पता
उतारने की कोशिश करते हैं तो आप ये हमेशा पाते हैं कि किसी भी तथ्य को 2 या 3 ढंग से भी उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, और आखिरी वो जो सच है उसको भी अगर आप क्रॉस एग्जामिन करने के तथ्यों की कोशिश करेंगे तो अक्सर उनको वो आपस में विरोधाभासी भी जो दे आर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ऑल्सो। तो यहां पर मैं कल आई सम अप विद माय दिस कि दैट नंबर 1 द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ऑफ द ट्रूथ, जैसे हमारे अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ कि असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रयास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर उसके अंदर चाहे वो कोई भी पक्ष हो उसके अंदर वो आप आस्था को क्योंकि जब आप आस्था ले आते हैं तो पहले ही से आप ये मान के चलते हैं मेरे को ये प्रूव करना है, बस वहीं पर ही जो होता है ऐतिहासिक तथ्यों से चर्चा शुरू हो जाती है और आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दोनों तरफ के तथ्यों को बराबर पे सुन के और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंच जाए, क्योंकि जीवन में केवल एक ही इशू नहीं होता है, ऐसे हजारों इशू होते हैं किसी आम आदमी के पास में। तो मेरा इतना केवल समअप कर रहा हूं मैं इसको कि आप जब ऐतिहासिक तथ्यों को की सत्यता को परखने का प्रयास करें तो उस समय कृपया करके फॉर द गॉड सेक यू शुड नॉट वो उसको आस्था से जोड़ के ना करें। धन्यवाद। ठीक है गुरु रितेश्वर, अब मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं। क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर रवि भट्ट भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर ऐसे मसले आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य में ही उसको देखता है, वो धर्म से जोड़ता है और जिस तरीके से वो जिसको मानता है उस हिसाब से सोचता भी है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसलिए विवाद की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है? फिर विद्या धर्म का परिभाषा होता है बीइंग एंड बिकमिंग, स्वयं बचना, स्वयं को बढ़ाना, सबको बचाना, सबको बढ़ाना। मजहब अलग अलग होते हैं, पंथ अलग अलग होते हैं, धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। दूसरी बात, जो इतिहासकार महोदय यहाँ बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हम आस्था से जोड़ते हैं इतिहास को। ये सीधा सीधा मामला ऐसा है कि आपके घर में कुछ वर्ष पहले डकैती हुई, चोरी हुई, किसी ने आपके घर को तोड़ दिया, मिटा दिया। अब आप अपने घर को जब आप सबल हुए, आपके पास आवाज आई, 70 साल से आवाज नहीं थी हमारे पास, आवाज आई तो आपने बस सत्य के लिए कह दिया कि मैं सत्य जानना चाहता हूं कि इन 22 कमरों में क्या है और ज्ञानवापी की जो चर्चा हो रही है उसमें क्या है। हम छीन नहीं रहे, हम मांग नहीं रहे, हम कोई बाबर इत्यादि लुटेरों के जैसे आकर के गिरा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में आपको भी पता है कि 30,000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, उनमें से सिर्फ एक राम मंदिर का अभी विवाद सॉल्व हुआ है। और जो 1991 की भी बात कर रहे थे ये कि धर्म का जो अधिनियम बनाया गया है वो 1991 में संसद ने बनाया है। उस समय की जैसे तत्कालीन सरकार थी उसने बना दिया। आज जैसी सरकार है और सनातन संस्कृति के माध्यम से, राष्ट्रवाद के माध्यम से अमेंडमेंट हो जाएगा, वो भी अमेंडमेंट हो जाएगा। जो 91 है वो 2022 हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात यह है कि आपके कानून बना देने से आप अगर सबल हैं और आपने अपने जैसा कानून बना दिया कि अब इस मकान पर तुम मत देखना, तो जो मकान मेरा था मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा, कैसे उसको छोड़ दूं कि मेरा मकान नहीं था। तो ज्ञानवापी के मामले में देखो आप कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी विवाद कर रहे हैं। यहां 22 कमरों की अगर बात है तो सांच को आंच क्या, आप 22 कमरों के लिए उन्होंने पिटीशन दायर किया है, कोर्ट जो फैसला लेगी उसका जांच होगा, जांच होने के बाद सामने आएगा। और राजनीतिक दल राजनीति न करे, राजनीतिक दल हैं क्यों? राजनीतिक दल यहाँ के लोगों के विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो। तो जब वो उन विचारों को रिप्रेजेंट करती है तो किसी भी मुद्दे पर क्या वो गूंगा बन जाएगी, खामोश हो जाएगी। इसलिए राजनीति तो होगी। धर्म की जहां तक बात है, धर्मगुरु भी बोलेंगे, प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है इस बात को बोलने के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हरिशंकर जैन जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, मुख्य वकील हैं हिंदू पक्ष से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब इस जो ज्ञान व्यापी मामला है उसमें नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। एक वादी अपना केस वापस भी ले सकती है राखी सिंह, ऐसी चर्चाएं भी हैं। क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, एक वादी के एप्लीकेशन वापस लेने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, हो सकता भी ये भी नहीं मालूम कि वापस लेंगे नहीं लेंगे, पर मीडिया में चल रहा है। मैं मान भी लेता हूँ कि कोई वापस लेकर 5 लेडीज है, 5 में अगर कोई वापस ले भी लेता है तो उससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केस जैसा था वैसे ही है। और कमीशन की कार्रवाई
जो रोकी गई मेन मुद्दा वो है कमीशन की कार्रवाई सुनियोजित ढंग से रोकी गई। मैं आपको बता दूं वहाँ पर आदेश है कि नमाज के बाद कमिश्नर पर भी आरोप लग रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट समय दीजिए मुझे। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नमाज के बाद में इकट्ठा हो गए थे जिनको कि चले जाना चाहिए था। उस समय 3:30 बजा था और आदेश है कि वहाँ 2 या 3 आदमी ज्यादा नहीं रह सकते हैं और इसलिए थे कि ताकि हम न जाने पाए और वो बैरिकेडिंग पर आ गए और कहा नहीं हम नहीं जाने देंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा, लोग कोई एक बार भी नहीं कहा कि नहीं जाना है या कोई इंतजाम किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई बिल्कुल साफ है और कोर्ट का आदेश अगर इस तरह से अवहेलना हुई तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा कैसे न्यायपालिका काम करेगी और कैसे न्याय होगा। और जब न्यायपालिका का आदेश लागू नहीं होगा तो अराजकता होगी। एक चीज और बता दूं, ये माननीय सिविल जज का जो आदेश है ये उच्च न्यायालय से पुष्ट हो चुका है। 21 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पुष्ट किया है। तो ये तो बिल्कुल, तो ज्ञान व्यापी के बाद क्या अब ताज को लेकर भी इसी तरीके का विवाद नजर आ रहा है और क्या सर्वे के जरिए सच सामने आ पाएगा? इसी मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब ताजमहल में बंद कमरों की जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। ताजमहल में बंद कमरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ताजमहल में बंद 22 कमरों का एएसआई सर्वे कराया जाए। साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में तथ्य खोज समिति गठित की जाए। याचिकाकर्ता ने मूर्तियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश के लिए निर्देशित करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है जिससे यह साफ हो पाए कि वहां शिव मंदिर है या फिर ताजमहल। 10 मई को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। शनिवार को मुस्लिम समुदाय के विरोध के चलते वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। इस मामले में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था और कानून बिगाड़ना अगर किसी ने चाहा तो उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त। वहीं श्रृंगार गौरी पूजन मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। श्रृंगार गौरी पूजन मामले में 5 वादियों में से एक वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेना चाहते हैं। उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा दावा किया है कि राखी सिंह केस वापस लेंगी, लेकिन इस मामले में बाकी महिला वादियों ने केस वापस लेने की खबर को अफवाह करार दिया है। ये महज अफवाह लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके चाचा हैं जितेंद्र सिंह बिशन। मुझे लग रहा है, मुझे अभी जानकारी कुछ भी नहीं इस बारे में, मुझे लग रहा है ये अफवाह है, बस अफवाह है, कुछ नहीं। क्या ये केस आप सब लोग लड़ेंगी या वापस करेंगी? नहीं, हम लोग मिलके सब लोग लड़ेंगे। तो मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये लोग डर के बैठ जाए। कौन लोग हैं अफवाह? हो सकता है विपक्ष के लोग हैं, हो सकता है विपक्ष के लोग हल्ला उड़ा दे कि ये लोग बैठ के जाए डर के मारे। लेकिन जितेंद्र सिंह बीसें जो है वो इस केस से जुड़े हुए आदमी है, वो क्यों इस तरह की अफवाह उड़ाएंगे? नहीं, उनको अब कोई मतलब उड़ा नहीं सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उनसे, उन्हीं के तो संरक्षक में हम लोग हैं। आपको बता दें कि रेखा, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में वाद दाखिल किया था।
उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग की थी। उधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर वीएचपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। वीएचपी ने कहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उसकी औकात नहीं है उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने का। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने न दिया जाए। कुल मिलाकर पहले ज्ञानवापी मस्जिद और अब ताजमहल के बंद कमरों के सर्वे की मांग ने न केवल यूपी का माहौल गर्मा दिया है, बल्कि सियासतदानों को भी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब ताजमहल में बंद कमरों की जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। ताजमहल में बंद कमरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ताजमहल में बंद 22 कमरों का एएसआई सर्वे कराया जाए। साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में तथ्य खोज समिति गठित की जाए। याचिकाकर्ता ने मूर्तियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश के लिए निर्देशित करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे यह साफ हो पाए कि वहां शिव मंदिर है या फिर ताजमहल। 10 मई को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। शनिवार को मुस्लिम समुदाय के विरोध के चलते वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। इस मामले में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था और कानून बिगाड़ना अगर किसी ने चाहा तो उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त। वहीं श्रृंगार गौरी पूजन मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। श्रृंगार गौरी पूजन मामले में 5 वादियों में से एक वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेना चाहती हैं। उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा दावा किया है कि राखी सिंह केस वापस लेंगी, लेकिन इस मामले में बाकी महिला वादियों ने केस वापस लेने की खबर को अफवाह करार दिया है। ये महज अफवाह लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके चाचा हैं जितेंद्र सिंह बिष्ट। मुझे लग रहा है, मुझे अभी जानकारी कुछ भी नहीं इस बारे में। मुझे लग रहा है ये अफवाह है, बस अफवाह है, कुछ नहीं। क्या ये केस आप सब लोग लड़ेंगी या वापस करेंगी? नहीं, हम लोग मिलके सब लोग लड़ेंगे। तो मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये लोग डर के बैठ जाए। कौन लोग हैं अफवाह? हो सकता है विपक्ष के लोग हैं, हो सकता है विपक्ष के लोग हल्ला उड़ा दे कि ये लोग बैठ के जाए डर के मारे। लेकिन जितेंद्र सिंह बीसें जो है वो इस केस से जुड़े हुए आदमी है, वो क्यों इस तरह की अफवाह उड़ाएंगे? नहीं, उनको अब कोई मतलब उड़ा नहीं सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उनसे, उन्हीं के तो संरक्षक में हम लोग हैं। आपको बता दें कि रेखा, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में वाद दाखिल किया था। उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग की थी। उधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर वीएचपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। वीएचपी ने कहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उसकी एटीएस की पूछताछ में तलहा को लेकर बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी अब्दुल्ला के संपर्क में था तलहा। टेलीग्राम ग्रुप में आते थे जिहादी वीडियो। एटीएस को मिले हैं बांग्ला भाषा में लिखे 4 रजिस्टर।
ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा जहां बिना भेदभाव बिना बुराई के हो शासन, यही राम राज्य की है परिकल्पना। राम राज्य का मतलब ही राष्ट्र का मंदिर। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजभर ने कहा 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे गठबंधन के साथ, 2024 के चुनाव में करेंगे 2022 से बेहतर प्रदर्शन। हरदोई में मंत्री के निरीक्षण में अधिकारियों की खुली पोल, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने गंदगी का अंबार देख लगाई अधिकारियों को फटकार, तय जगह छोड़ दूसरी जगहों के निरीक्षण में मिली खामियां। बागपत में शराब माफिया हरेंद्र पर शिकंजा, 13,16,000 की संपत्ति कुर्क, कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई, शराब माफिया पर दर्ज हैं 20 से ज्यादा केस। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़, एक वादी राखी सिंह वापस ले सकती है केस, दूसरे 4 वादियों ने बुलाई बैठक, कहा हमें जानकारी नहीं। प्रस्तुतकर्ता मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। तो श्रृंगार गौरी पूजन मामले में वादी राखी सिंह केस वापस लेने का फैसला उन्होंने किया है, ऐसी खबर मिल रही है और उनके रिश्तेदार ने दावा किया है कि राखी सिंह केस वापस लेंगी, लेकिन इस मामले में बाकी महिला वादियों ने केस वापस लेने की खबर को अफवाह बताया है। राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में वाद दाखिल किया था। उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग की थी और कोर्ट ने उनके वाद को अगले ही दिन स्वीकार कर लिया था और सही स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने का आदेश दे दिया। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जावेद अहमद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु रितेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शुएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुद्र विक्रम सिंह जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हरिशंकर जैन जी मुख्य वकील हैं हिंदू पक्ष के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन अब शुरुआत संजय चौधरी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जब जब आपकी सरकार आती है बार बार आप पर यही आरोप लगते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। बात महंगाई की होनी चाहिए, बेरोजगारी की होनी चाहिए, लेकिन आप लोग हिंदू मुस्लिम तक ही अटके रहते हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी पक्ष कहां है? क्या मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कराया है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो इसमें गया है? ये तो लोग हैं और जो लोग सच को जानना चाहते हैं वो लोग गए हैं और जो लोग गए हैं वो न्यायालय में गए हैं। न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं है। लेकिन हां, अगर न्यायालय कोई निर्णय कर रहा है और न्यायालय किसी निर्णय पर उसको इंप्लीमेंट कराना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को उस व्यवस्था को लागू कराना यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। तो इसमें सरकार यूपी गवर्नमेंट की वो उसमें उस व्यवस्था को लागू करा रही है, लेकिन पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक प्रश्न उठाने के कारण, एक राजनीतिक चर्चा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो पक्ष है वो मैं रख चुका हूं, क्योंकि जनता को, समाज को किसी भी चीज के लिए सच को सामने लाना बहुत जरूरी है और वो सच सामने आएगा तभी हम बेहतर निर्णय के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो अज्ञान होता है, जो असत्य होता है, वो लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है और ये कंफ्यूजन ही विभेद का कारण बनता है। इसलिए कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए और सच के धरातल पर जो निर्णय होगा वो समाज में शांति की व्यवस्था, समाज में सद्भाव और समाज में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि सच दबाया नहीं जाना चाहिए, सच को दबाने के जावेद अहमद जी, सच को दबाया नहीं जाना चाहिए और अगर कुछ चीजें थी पुरानी तो वो कम से कम आने वाली जनरेशन को भी तो पता रहे ना। और ये आदेश तो अदालत का है, फिर सरकार का तो इसमें कोई रोल है नहीं। देखिए, अगर इंटरप्ट न किया जाए तो अपनी बात कह दी, नहीं मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। बोलिए बोलिए। देखिए विद्या जी, सरकार की तो पूरी भूमिका सामने आ चुकी है। सरकारी वकील ने अगर सरकार का
आदेश निर्देश ना होता तो सरकारी वकील अदालत में संवैधानिक पक्ष को रखते, पहली बात। दूसरी बात है तथ्य अन्वेषण की। ताजमहल की बात है, ताजमहल न तो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, वो पुरातत्व विभाग के अधीन। केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने तथ्यों का अन्वेषण करे या ऐतिहासिक तथ्यों को, जो तथ्य जो बातें आती हैं बार बार, उन ऐतिहासिक तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बाहर ले आती है? वो लगातार पब्लिक का टेम्परेचर नापती रहती है। क्यों रहती है? धार्मिक आधार पर आरएसएस के करीब 900 संगठन और प्रकल्प, वो किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपरीत परिस्थितियों में फंसती है तो इस तरीके की रणनीति के तहत वो कुछ न कुछ किया। वो लोग ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर रहे हैं। मंदिर में पूजा हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने तो जाऊंगा नहीं बनाने, मैं वहां से कई सौ किलोमीटर दूर हूँ। ये जो उलझाने का, जो मुगलों के साथ साझीदार रहे, जो बाबर औरंगजेब के साथ साझीदार रहे, जो औरंगजेब से नजराना लेते रहे, जो अकबर की सेना में सेनापति हो। संजय चौधरी जी, सीधे सीधे आरोप जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी की भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी ओवैसी साहब देश को विभाजन पर ले जाने के लिए और मुसलमानों को उकसाने की बात बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भाषा रूबरू वैसी ही है, हूबहू वैसी है जैसे ओवैसी साहब बोल रहे हैं। ये वास्तव में मुसलमानों को बरगलाकर मुसलमानों के साथ उनको एज ए वोट बैंक यूज करके बात करते हैं। और केवल मुसलमान ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुसलमान नुमाइंदे, मुसलमान नेतृत्वकर्ता आजम खान साहब और आजम खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी ये बता चुके हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को यूज करती है और समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के कपड़े से बदबू आती है, ये बताने के लिए पर्याप्त है। तो समाजवादी पार्टी जनता की नजर में, मुसलमानों के नजर में बेनकाब हो गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों में वैमनस्यता फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कृत्य करते हैं। चुनाव के बाद हमने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम समाजवादी पार्टी और ओवैसी, जो दोनों एक साथ मिले हुए हैं, वो करके असत्य को दबाने की, असत्य को सामने रखते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं। और मुझे लगता है कि उसका एक ही मार्ग है, असतो मां सद्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। इसीलिए हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर जाना चाहिए और ऐसे लोग जो जनता को भड़काते हैं, जनता में वैमनस्यता फैलाते हैं, जनता ने अपने जनादेश के बुलडोजर से किया है। मुस्लिमों को भड़काने का काम कौन कर रहा है? निराशा। और अगर किसी बात को लेकर विवाद है तो ये मसला तो दोनों से जुड़ा हुआ है ना। आप दोनों रुक जाइए। मेरा सवाल सिद्दीकी जी से, बोलिए। जिसने कारगिल कराया भारत के, शेख सिद्दीकी। देखिए ऐसा है सर, देखिए मैडम, ऐसा है कि किसी भी मुल्क पे हुकूमत कर रही हो तो उसके लिए मजहब का सहारा बहुत अच्छा होता है। यही अंग्रेजों ने किया और 100 साल हमारे मुल्क पे हुकूमत करी, लेकिन जब उनका राज खुला तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। मुसलमानों को हमेशा इस मुल्क में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसने बैंक वोट ही समझा है, कुछ नहीं समझा है, चाहे वो कुर्सी बिछा रहे हो या दरी बिछा रहे हो। और उन्होंने, मैं बीजेपी के पक्ष में यहां बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बात करी कि वो आपके खिलाफ हैं और इससे अपना काम करते रहे। कोई हुकूमत रही हो, आप देखिए कभी मुसलमानों कुछ किया? यहां पे अगर मंदिर मस्जिद की बात है तो ठीक है, जब आस्था की बात होती है तो आस्था के फैसले बैठ कर किए जाते हैं, जिसे सुलह कही जाती है। सुलह में 2 कदम आप पीछे हटते हैं, 2 कदम हम पीछे हटते हैं, तब सुलह होती है। और कानून एक अलग चीज है। जब कोर्ट में बात चली गई है, कोर्ट ने यह फैसला किया है, तो मैं समझता हूं इसमें किसी को सियासत ना करके और बेस मुसलमानों पर ना बनाए। आम मुसलमान इसमें नहीं कूदता है। वो ऐसी चीज हो, चाहे अखिलेश यादव है, कोई, मैं बगैर नाम ये कह रहा हूं कि मुसलमान को सिर्फ हाशिए पर रखा गया, पसंगा बना के रखा गया, उनको यूज किया गया और आम मुसलमान परेशान होता है। इसलिए इसमें सियासत ना की जाए और कानून का पालन। देखिए, ये वो मंदिर है
कि इससे बड़ा मंदिर कानून का कोई मंदिर नहीं है, उसके फैसले को सबको मानना चाहिए। हाँ, वो कॉपी देनी चाहिए थी, अंदर वीडियोग्राफिंग होनी है नहीं होनी है ये वहां पे कोर्ट को फिर उसको रिमाइंडर करना चाहिए था और पहुंच के वहां दिखाए और उसको जांच के विषय जो है उसमें कोई सियासत ना करे, क्योंकि सियासत करने में आम इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई वो आम इंसान परेशान हो जाता है। और जो लोग सियासत करते हैं गुरु रुतेश्वर, अक्सर ऐसे मामलों में यही कहा जाता है कि आपसी सामंजस्य के साथ सामने आमने बैठकर ही मसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि हल इस मामले को लेकर भी निकल पाएगा, क्योंकि अयोध्या के केस में भी हमने ऐसा ही देखा था। लेकिन यहाँ तो अदालत की भी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं निकल पाए। लेकिन आज देखिए कि शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। सुन लो, आप सुन लो, शोएब भाई सुन लो, शोएब जी सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो शोएब जी। शोएब सिद्दीकी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बातें आपस में बैठकर हो जानी चाहिए, लेकिन 492 साल हो गए, राम मंदिर का नहीं हुआ। अभी कृष्ण मंदिर जो मथुरा में है उसका नहीं हुआ। अभी ज्ञानवापी में एक केवल श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन की बात है, कोई ज्ञानवापी मस्जिद लेने नहीं जा रहे हैं, केवल श्रृंगार गौरी का दर्शन करने की बात है। उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अत्याचार करने उतर गए। ये ऐसी बात है दिव्या जी कि आप मारो भी और हम अगर कहें कोर्ट में जाएं और कोर्ट की बात माने कि हमें मार रहे हैं तो कहेंगे देखिए देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ये कोर्ट में जा रहे हैं, अब ये हमारे विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आप मार खाते रहें, अपनी संस्कृति गंवाते रहें, राष्ट्रवाद गंवाते रहें, आप कुछ मत करें। सीधी बात यह है कि मामला जब कोर्ट में चला गया और हर एक नागरिक का भारतवर्ष में यह अधिकार है कि चाहे वो ताजमहल हो चाहे कहीं भी हो, अगर उसे कोई संदेह है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ये हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सत्य का उद्घाटन होना चाहिए। जीवन में धर्म का यही मतलब है कि सत्य से हम परिचित हों, और जब तक मनुष्य सत्य से परिचित नहीं होगा तो उन्होंने कहा कंफ्यूजन में जिएगा। ये कंफ्यूजन से कंक्लूजन की यात्रा है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये कंफ्यूजन से कंक्लूजन की यात्रा है, और सबको जीवन में कंक्लूजन चाहिए। तो इसके लिए कहीं कोई विवाद नहीं, कोई विषय नहीं। और जहां तक राजनीति की बात है, मैंने फिर से कहा सभी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके अपने अपने वोटर्स हैं, तो अपने वोटर्स की बात वो लेकर के वोकल होके आएंगे। आज उनकी सरकार, हमारी जो सरकार है, जो सनातन संस्कृति राष्ट्रवाद की पक्षधर सरकार है और वो राष्ट्रवाद की बातें करती है, तो वो आ रही है सामने, और सरकार का काम है कोर्ट के आदेशों का, फैसला का जो होगा उसका पालन करवाना। तो सरकार वो काम करेगी। और बाकी तो अगर आपस में बैठ के बातचीत करना है तो शोएब सिद्दीकी जी आप आगे आइए और चर्चा कराइए। देश के मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष बैठ करके सारी बातें करके और हमेशा के लिए एकता कर देते हैं। आराम के साथ जो विवादित मुद्दे हैं उसको सुलझा लेते हैं, जो लूटे गए हैं उसको वापस कर दीजिए। हम लोग एक साथ बैठ करके आनंद करेंगे विक्रम सिंह जी, क्योंकि देखिए बहुत सारे अदालत के आदेश इससे पहले दिए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि अमेंडमेंट हो जाता है उसमें आगे। ये जो हम सन 1991-94 की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ था भी पहले आदेश, तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट भी तो हो जाता है ना। नहीं, देखिए जिसकी बात हो रही है, जिस एक्ट वर्शिप एक्ट, जिस एक्ट की बात हो रही है, उसमें उस एक्ट में यह है कि कोई भी जो धार्मिक संस्थान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस एक्ट की भी अगर मैं बात करूं, और जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो मंदिर है उसमें हमें पूजा करने की, जो हम साल भर में एक बार समय मिलता है पूजा करने का, उसमें हमें 365 दिन समय चाहिए, हम उसमें पूजा करना है। हम कोई ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि आप अपने मस्जिद को मंदिर बना दीजिए या फिर हम आपके मस्जिद में आके हम पूजा अर्चना करेंगे। हमारा जो मंदिर है, हम उस मंदिर में सिर्फ पूजा करने की। अब बताइए कि इस देश में क्या हिंदू अपने देवी देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकता, और पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कोई आदेश दे रहा है, उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ये असहिष्णु हो गए हैं, ये मुस्लिमों के लिए बड़ा देश असुरक्षित हो गया है। असुरक्षा की भावना तो हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम अपने मंदिरों में जो हमारे आराध्य हैं, हम उन आराध्य के मंदिरों में जो हमारी, और हिंदू धर्म ही एक पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म है जो आस्था का धर्म है, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं। मुसलमानों में तो मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इनको तो मस्जिद से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हम तो भाई मानते हैं, हम तो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हमारी आस्था यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के मूर्तियों में, हर एक मूर्ति में, हर एक मंदिर में है। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें पूजा करने दी जाए। उसके अलावा तो हम ना कोई एक्ट से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो कह रहे थे सभा के प्रवक्ता कि सरकारी वकील को आके बोला, क्यों बोलेगा
भाई सिविल का मामला है, सिविल कोर्ट का मामला है, दो पक्षों का मामला है, उसमें सरकारी वकील का कोई काम ही नहीं है, दो पक्षों का मामला है, और सिर्फ हम पूजा करने की परमिशन मांग रहे हैं, कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, और सुनवाई के तहत उन्होंने कहा भाई सर्वेक्षण करके लाइए, और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं वाकई में ऐसा आदेश दिया जा सकता है तो आदेश देगा। जावेद अहमद जी, सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर रवि भट्ट के पास जाऊंगी मैं। और शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा पर जो सरकार ने रोक लगाई थी, तो जो श्रद्धालु है, जो आस्थावान लोग हैं, उनको सरकार के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी जो पूजा और अर्चना पर रोक है इसको, इस प्रतिबंध को हटाया जाए। किसी की धार्मिक आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न करे। हम कौन होते हैं आपकी पूजा अर्चना को रोकने वाले? भाई साहब, सरकार नहीं सुनती है तभी आदमी कोर्ट जाता है। सुन लीजिए, सरकार आपकी अभी देखिए क्या नहीं, आपकी भी सरकार थी 2012 से 17 में, आपने क्यों नहीं करा दिया? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी थी, तमाम सरकारें आई गई, इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी। इसको विवाद को बढ़ाने की क्या? अरे लेकिन सर, जो अभी हो रहा है ना ये सर्वे की बात, ये पहले आप ही लोग कर देते ना ऐसे, इसकी शुरुआत आप ही लोग कर देते। नहीं दिव्या जी, देखिए गलत बात नहीं। आप मुझको मुसलमान बनाकर, अब मैं मुसलमान हूँ, मेरी आस्था है, और मैं आपको बताऊं, अगर आज शायद आपको ना याद हो, एक दिन की पूजा करने की परमिशन जो मुलायम सिंह की सरकार में दी गई थी, अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ध्यान ना हो तो। ठीक है, वो आपका धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ 365 दिन होना चाहिए, राजनीति होगी। और इसमें जो बातें हैं मैंने वो कही थी, और जब अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नामित कर दिया, घोषित कर दिया, तो मैं तो उस तरीके का मुसलमान हूँ समन्वयवादी की फिर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को, जो ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजाम देखती है, उसको इसका किसी तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर की हैसियत एक अदालत की हैसियत है, उस पर आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए। उसको जाना चाहिए, सरकार से कहना चाहिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कहना चाहिए, और विवाद को गंभीर तूल नहीं देना चाहिए। ये मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है। इसमें भाषा मर्यादित हो, संयमित हो। मेरी अगर कहीं आवश्यकता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ चलने के लिए वहां तैयार हूँ। आप अगर आपको विसंगति को, किसी समस्या को, किसी मुद्दे को हल करना है, तो राजनीति का काम है कि उसको आगे बढ़कर उस समस्या का समाधान करें। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, उस समस्या को बढ़ाने का काम करें। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। अरे ये मुस्कुरा, संजय भाई अब क्या बताएं। देखिए, मैं जावेद भाई ने कहा है, मैं जावेद भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि जावेद भाई कल वहां पर जाएं और ज्ञानव्यापी के सामने जो मुसलमान विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोकें। अब ये सार्वजनिक मंच पर एक सार्वजनिक और इनके नेता अखिलेश यादव उसमें भूमिका निभा सकते हैं, तो ये जाइए, जाके मुसलमानों को समझाइए, और समझाने के बाद उनको इस बात के लिए राजी कीजिए कि वो मुसलमान लोग अदालत के आदेश का सम्मान करें, और अगर वो अदालत का सम्मान करेंगे और आप उसमें भूमिका निभा सकते हैं तो निश्चित रूप से निभाइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी बात हो गई। मैं लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर हूँ। कल मैं लखनऊ में यहाँ अपने इलाके के लिए आया था, लेकिन डिबेट पर मैं बैठा हूँ। मैं कल लखनऊ पहुँच रहा हूँ। संजय भाई चलिए, आगे मैं रहूंगा और विरोध करूंगा। अगर कोई कानून का सम्मान करता है, अगर झगड़ा होगा तो मैं सही रहूंगा। आप चलिएगा साथ में, आप दूर रहिएगा, हम आपके साथ अकेले चलने को तैयार हैं। ठीक है, नहीं आप जाइए। हम ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति से ऐसे मामलों को दूर रखते हैं। आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं, राजनीति कीजिए, आप जाइए। ठीक है डॉक्टर रवि भट्ट, अक्सर जब इतिहास की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं, और अभी ताजा विवाद भी हम ऐसे ही देख रहे हैं, चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो या फिर मूर्तियों को लेकर विवाद हो। इससे पहले भी कई बार देखा गया ऐसा। बाबर का, औरंगजेब का फॉलोवर नहीं हूँ डॉक्टर रवि भट्ट, भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा रिश्ता जो है अरे है, तभी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है तो जावेद भाई आप ही सबसे पहले चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है जावेद जी, जब औरंगजेब रोड का नाम हटता है तो सबसे पहले आपके पेट में दर्द होता है। जावेद जी, संजय जी रुक जाइए, मेरा सवाल रवि भट्ट जी से। बोलिए रवि जी। बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ ले जाना चाहूंगा, और वो भी इतनी नेगेटिविटी के बीच में मैं आपको थोड़े पॉजिटिव ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, जितनी इतनी नेगेटिविटी के बीच में।
अवध के अंदर ही आपका ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। अवध वॉज पार्ट ऑफ, बनारस वॉज द पार्ट ऑफ अवध किंगडम है। वो वहां पर, और यहाँ पर 1855 के आसपास की बात है, वह नवाब वाहिद अली शाह का यहाँ पर रूल हुआ करता था। उस समय पर भी दोनों ही तरफ कुछ फेनेटिक लोग हुआ करते थे, दोनों ही, हिंदूज में भी और मुस्लिम से भी। एक बार यहाँ पर दो फेनेटिक लोग थे, एक का नाम था मौलवी अमीर अली ऑफ अमेठी और एक था वही वो था शिया, और दूसरा था अब्दुल फरंगी महल जो है, इसके अंदर अब्दुल रज्जाक हुआ करते थे। और इन दोनों ने ही दे हैड गिवन अ क्लेरियन कॉल ऑफ जिहाद का इन्होंने दोनों ने नारा दे दिया और कहा कि हम अपने यहाँ अयोध्या में जाके जो वहां पर आपका ये हनुमानगढ़ी मंदिर है उस पर जाके जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। इन्होंने ये जब कहा, आप देखिए पॉजिटिव चीज देखिए, और इन्होंने लखनऊ के आसपास जो मुस्लिम एजुकेशन के सेंटर हुआ करते थे, जैसे संडीला, आपको हरदोई, मलिहाबाद, काकोरी, यहाँ पर जाके मदरसों में जाके जो मुस्लिम एजुकेशन सेंटर थे उसमें लोगों को भड़काया। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ और फेनेटिक लोग इनके बातों में आ गए और एक हुजूम सा बन गया। दे डिसाइडेड फोर्सिबली जाएंगे। उस समय मुस्लिम रूलर था यहाँ पर, अली नकी खां यहाँ पर जो थे वो वजीर थे, वो मुस्लिम थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन नहीं, उस समय राजनीतिक चलिए वक्त की कमी है इसलिए यहीं पर वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या सामने आएगा तहखाने का सच और क्या सर्वे के जरिए इस पूरे मसले का समाधान निकल पाएगा, ये भी देखना होगा आने वाले वक्त में। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।